मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 5वीं का पाठ 2 घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे वृक्ष के बारे में जो घी भी देता है, गुड़ भी देता है और साथ ही साथ क्या देता है, शहद देता है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आओ तुम्हारा परिचय घी गुड़ और शहद देने वाले एक विचित्र वृक्ष से करवाएं। तो इसमें जो बताते हैं कि एक ऐसा वृक्ष है, विचित्र वृक्ष। विचित्र क्यों बोला गया है? क्योंकि ये जो है क्या क्या देता है, घी भी देता है, गुड़ भी देता है और शहद भी देता है। इस कारण यहाँ पर जो है विचित्र शब्द का प्रयोग किया गया है। विचित्र मतलब बोल सकते हैं हम लोग अद्भुत। तो ये जो वृक्ष है वो बहुत ही अद्भुत वृक्ष है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये जो है 3 प्रकार की चीज़ें हमको देता है। एक वृक्ष से घी भी प्राप्त हो जाता है, गुड़ भी प्राप्त हो जाते हैं और शहद भी प्राप्त हो जाता है। प्रायः हमको शहद जो है, घी है वो दूध से प्राप्त होता है, गुड़ जो है गन्ने से प्राप्त होता है और शहद जो है क्या किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खियों से। लेकिन ये जो वृक्ष है वो, ये जो तीनों चीज़ है वो एक साथ दे देता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो घी गुड़ और शहद देता है। तो ये कहाँ पाया जाता है आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ऐसा वृक्ष पाया जाता है जो साथ साथ में क्या देता है, घी देता है, गुड़ भी देता है और शहद भी इसके साथ देता है। इसके अलावा यह वृक्ष फल, औषधि, जानवरों के लिए चारा, ईंधन और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए कीटनाशक भी उपलब्ध कराता है। तो साथ साथ ये क्या क्या देता है, यह जो है फल भी देता है। ये जो वृक्ष है वो फल भी देता है, औषधि यानी कि दवाई भी देता है, जानवरों के लिए चारा, जो जानवर जो चारा खाते हैं वो भी इसको, ये जो वृक्ष है वो देता है, ईंधन भी देता है और कीड़ों व चूहों को मारने के लिए क्या भी देता है, कीटनाशक भी ये वृक्ष हमको देता है। इस पेड़ के बीजों से घी की तरह एक तैलीय पदार्थ निकलता है। एक अंग्रेज ने इसका नाम ही घी वाला वृक्ष रख दिया। तो ये जो पेड़ है उसके बीजों से, किससे, उसके बीजों से एक घी की तरह, जो घी होता है उसकी सिर मतलब उसी की तरह एक तैलीय पदार्थ निकलता है। तैलीय पदार्थ यानी कि जो जिस प्रकार से जो घी होता है ठीक उसी प्रकार से एक तैलीय पदार्थ इससे, इस पेड़ के बीजों से निकलता है। पेड़ से नहीं भाई, इसके बीजों से निकलता है। तो इसको जो है एक अंग्रेज ने इसका नाम क्या रख दिया, घी वाला वृक्ष है, यानी कि इंडियन बटर ट्री रख दिया। ट्री यानी कि पेड़, इंडियन यानी कि यहाँ यानी इंडिया और बटर बने घी। तो ये जो अंग्रेज है उन्होंने इसका नाम क्या रखा है, घी वाला वृक्ष रख दिया। स्थानीय लोग इसे च्यूरा कहते हैं। अब स्थानीय लोग से मतलब क्या है, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको स्थानीय लोग कहते हैं। तो स्थानीय लोग इसे च्यूरा कहते हैं। और ये जो वृक्ष है वो कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के जो स्थानीय लोग हैं उसे वो इस वृक्ष को क्या कहते हैं, च्यूरा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह अमूल्य वृक्ष कुमाऊं और पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी के किनारे 3000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। तो ये जो अमूल्य वृक्ष है, अमूल्य वृक्ष का मतलब क्यों किया गया है, क्योंकि यह बहुत ही, जिसका मूल्य न हो वो क्या कहलाता है, अमूल्य। तो ये जो वृक्ष है बहुत ही अमूल्य है और ये कहाँ पाया जाता है, कुमाऊं एवं पिथौरागढ़ जनपद तथा भारत नेपाल की जो सीमा है वहाँ पर काली नदी है उसके 3000 फीट ऊंचाई पर यह वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष है? ये जो घी गुड़ और शहद देने वाला वृक्ष आपको वहाँ पर मिल जाएगा। अब वहाँ उससे ज़्यादा तादाद में उगाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी कि जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर इनको ज़्यादा तादाद में यानी कि बहुत अधिक मात्रा में उगाने का प्रयास किया जा रहा है। यह वृक्ष वहाँ की जलवायु पर ही पनपता है, जैसे कि उसके लिए एक विशिष्ट जलवायु होना बहुत ही आवश्यक है। जलवायु से मतलब जैसे कि चाय कहाँ पर अधिक पाया जाता है, असम में। और आप जो सेब खाते हैं, सेब फल, वो कहाँ पाया जाता है, उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहीं पर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए एक विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है। तो ये जो वृक्ष है वो वहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं वहीं पर पाया जाता है और यहीं पर उसकी विशिष्ट जलवायु है जहाँ पर ये पनपता है, जहाँ पर ये उगता है। अतः वहाँ के लोग इसे कल्पवृक्ष के समान मानते हैं। उन इलाकों के लोग यह घी एकमात्र साधन है, यानी कि उन इलाकों के लोगों के लिए घी का यही एकमात्र साधन है। मतलब ये लोग उसे वृक्ष से ही घी प्राप्त कर लेते हैं। जिसके पास फल देने वाले 3-4 च्यूरा वृक्ष होते हैं वो साल भर बाजार से वनस्पति घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि जिनके पास जो है ये वृक्ष पाया जाता है, विचित्र वृक्ष यानी कि च्यूरा वृक्ष पाया जाता है,
तो उनको जो है साल भर बाजार से वनस्पति घी यानी कि जो हम लोग घी खरीद कर खाते हैं उनको खरीदने के लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इनको जो है इस चिउरा वृक्ष से क्या प्राप्त हो जाता है, घी प्राप्त हो जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जब घी प्राप्त हो जाते हैं इनको वृक्ष से, तो इनको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उन वृक्षों से यह गुड़ शुद्ध और शुद्ध शहद भी प्राप्त हो जाता है। तो इनको वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको वृक्ष से क्या क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध गुड़ और शुद्ध शहद भी प्राप्त हो जाता है। अब आगे चलते हैं। यह वृक्ष छायादार और फैला हुआ होता है। तो कैसा होता है यह वृक्ष, आपको विशेषताएं पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है कि यह जो वृक्ष है वो छायादार होता है, यानी कि पूरी तरह से हमको छाया प्रदान करता है और फैला हुआ होता है। और इसके फलने फूलने का समय अक्टूबर से जनवरी तक होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है, आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि चिउरा वृक्ष जो का फलने फूलने का समय कहाँ तक होता है, तो अक्टूबर से लेकर के जनवरी तक होता है। जुलाई अगस्त में इसके फल पक जाते हैं। पके हुए फल पीले रंग लिए होते, खाने में स्वादिष्ट तथा मीठे तथा सुगंधित होते हैं। तो इसके जो फल हैं वो कैसे होते हैं, पीले रंग के होते हैं और खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं और सुगंधित होते हैं, मतलब बहुत ही खुशबूदार होते हैं। अब वातावरण में फैली इस फल की मीठी महक से मालूम पड़ जाता है कि चिउरा पकने लगा है। अब जैसे ही ये जो फल है वो पक जाता है तो इसकी महक जो है पूरी उस गांव में जहाँ पर चिउरा वृक्ष पाया जाता है वहाँ पर पूरा फैल जाता है। तो गांव के लोग इन फलों को बड़े चाव से खाते हैं और एक भी बीज नहीं फेंकते। तो जो गांव के वहाँ के लोग हैं वो इस फल को बड़े ही किससे चाव से, मतलब बड़े ही आनंद से खाते हैं और उसके जो बीज हैं, अंदर में जो बीज रहता है उसको फेंकते नहीं हैं। इस वृक्ष में फल काफ़ी होते हैं, यानी कि इस वृक्ष है जो चिउरा वृक्ष है उसमें फल काफ़ी होते हैं। पके फलों से बीजों को आसानी से इकट्ठा करने के लिए वे कभी कभी बंदरों व लंगूरों को वृक्ष से फल खाने देते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, उस वृक्ष से जो बीज है वो इकट्ठा करने के लिए कभी कभी जो बंदर और लंगूर होते हैं, बंदर, तो उनको फल खाने दे देते हैं ताकि वो क्या कर सके, बीजों को इकट्ठा कर सके। और हम लोग आगे देखेंगे कि ये लोग बीज से क्या करते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बंदर फलों के बाहरी भाग को खाकर बीजों को फेंक देते हैं, जिन्हें जमीन से बीनकर इकट्ठा कर लिया जाता है। यानी कि जब बंदर इस फल को खा लेते हैं, इस वृक्ष के फल को, पके हुए फलों को खा लेते हैं, तो वे लोग क्या कर लेते हैं, बीजों को ज़मीन पर फेंक देते हैं। अब जैसे ही वो लोग नीचे ज़मीन पर फेंकते हैं तो वहाँ के लोग इस बीज को इकट्ठा कर लेते हैं। एक वृक्ष से करीब 101 से 1.5 क्विंटल तक बीज प्रति वर्ष जो है इनको मिल जाता है। अब आप लोग सोच सकते हैं कि इनको एक वर्ष में कम से कम प्रति वर्ष जो है 1 से 1.5 क्विंटल तक इनको बीज प्राप्त हो जाता है। ये बीज स्थानीय लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इनका क्या क्या उपयोग जो है स्थानीय लोग यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग करते हैं, तो इसको देखते हैं। इन बीजों के छिलके निकालकर अंदर के भाग को धूप में या हल्की आंच पर सुखाकर पीस लिया जाता है। अब जैसे ही इनको बीज प्राप्त होता है तो इनके छिलके को निकाल लिया जाता है और जो अंदर के भाग यानी बीज के छिलके को निकाल लिया जाता है। अब उसमें जो अंदर वाला जो भाग बचता है, जैसे कि ये हो गया बीज, अब इसके ऊपर क्या होता है, ये बाहरी छिलका हुआ, तो इसको इस छिलके को निकाल दिया जाता है और जो बचता अंदर जो बचा हुआ जो भाग है उसको क्या कर लिया जाता है, धूप में या हल्की आंच में सुखाकर इनको पीस लिया जाता है और फिर पानी में उबाल लिया जाता है। अब जैसे ही इसको धूप में या हल्की आंच में सुखाकर पीस लेते हैं तो पीसे हुए जो पाउडर है उसको उबाल लिया जाता है। कुछ देर उबालने के बाद ठंडा रख देते हैं। ठंडा होने पर यह घी मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर तैरने लगता है। अब जैसे ही ये जो पाउडर है जो जिसको पीसा जाता है और उसके बाद इसको क्या कर लिया जाता है, उबाल लिया जाता है। अब उबालने पर इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब जैसे ही ये ठंडा होता है तो घी यानी कि मक्खन की तरह खाद्य पदार्थ पानी की सतह पर इसके तैरने लगता है। अब इसके जैसे कि इसको उबाल लिए तो इधर ऊपर में जो है तरल पदार्थ यानी कि तेली पदार्थ जैसा खाद्य पदार्थ है ऊपर पानी की सतह पर तैरने लगता है। अब इसको कपड़े से छानकर अलग कर लिया जाता है। अब जैसे ही ये जो खाद्य पदार्थ है यानी कि घी वो पानी की सतह पर तैरता है तो इसको कपड़े से छानकर क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं।
चिवरा घी देखने में वनस्पति घी की तरह सफ़ेद दिखता है तथा साधारण ताप पर ठोस होता है। यानी कि ये जो घी है चिवरा घी, वो सेम जो है जैसे कि हम लोग घी खाते हैं सेम वैसे ही इस हमको दिखाई देता है। और ये जो है साधारण ताप पर जो है ठोस हो जाता है। आप सभी लोग जो है जानते हैं कि यदि हम घी को बाहर रखते हैं साधारण ताप पर तो ठोस हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो चिवरा घी है वो भी सामान्य ताप पर यानी कि जो हमारा रहते हैं उस ताप पर जो है ये ठोस हो जाता है। अब स्थानीय लोग इस घी में पूड़ी, हलवा और अन्य पकवान बनाते हैं जो अत्यंत स्वादिष्ट और हानि रहित होते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस घी का उपयोग क्या क्या बनाने में होता है। तो वहाँ के लोग इसमें पूड़ी बना लेते हैं, हलवा भी बना लेते हैं और अन्य पकवान बनाते हैं। जैसे कि हम जितने भी पकवान बनाते हैं उसमें घी का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये लोग क्या करते हैं उस चिवरा घी का उपयोग कर लेते हैं। और ये जो है अत्यंत स्वादिष्ट होता है यानी कि बहुत ही अच्छा होता है और हानि रहित होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो बाज़ार में जो घी मिलता है वो बहुत ही हानिकारक होता है और वो शुद्ध नहीं होता, लेकिन ये जो चिवरा घी है वो बहुत ही शुद्ध होता है और हानि रहित होता है। यानी कि इसको खाने से किसी प्रकार की हानि नहीं होती, नुकसान नहीं होता। यह घी गाय भैंस के घी के से काफ़ी मिलता जुलता है। आपको पहले भी बताया कि ये जो घी है वो सेम जो है गाय भैंस जो घी से मतलब उनसे जो घी प्राप्त होता है सेम वैसे ही इसको ये जो है होता है, यानी कि चिवरा घी वैसे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी के तेल के अभाव में यह घी जलाने के काम में भी आता है। आप लोग हम लोग जो है अभी देख रहे हैं कि ये जो घी है वो कौन कौन से काम में आते हैं। तो जब इनके पास मिट्टी का तेल का अभाव हो जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि घी से भी आग जला लेते हैं। यह बिल्कुल मोमबत्ती की तरह धुआं रहित जलता है। यानी कि जब हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी धुआं नहीं निकलता, यानी कि थोड़ा थोड़ा निकलता है। तो इसको जलाने पर भी धुआं रहित होता है, यानी कि ये मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे जलता रहता है बिना धुआं दिए। और यही नहीं, जाड़ों में जब हाथ पैर तथा होंठ फट जाते हैं तब इसको या गठियावात हो जाता है तब स्थानीय लोग इस चिवरा घी का एक अचूक दवा का काम करता है। अब जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जब जाड़े का मौसम रहता है यानी कि ठंड का मौसम रहता है तो सभी की जो हाथ पैर हैं होंठ है वो ठंड के कारण फटने लगते हैं। तो ये लोग स्थानीय लोग यानी कि जो वहाँ के लोग रहते हैं जहाँ पर चिवरा वृक्ष पाया जाता है, तो वहाँ के स्थानीय लोग क्या करते हैं कि इस चिवरा घी का एक अचूक दवा का काम करता है। यानी कि ये लोग क्या करते हैं इस घी को गर्म कर धूप में मालिश करके रोगों का उपचार करते हैं। अब जैसे कि हम लोग कई अलग अलग तरह के कुछ कुछ लगाते रहते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं जैसे कि क्रीम हो गया, तो ये लोग उन सब चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग क्या करते हैं घी को गर्म कर लेते हैं और धूप में मालिश करके इसका उपचार कर लेते हैं। यानी कि अपने हाथ पैरों में लगा लेते हैं, होंठ पर लगा लेते हैं, तो इससे ये जो हाथ पैर होंठ फटे होते हैं वो ठीक हो जाता है। अब चिवरा घी देखने में महत्वपूर्ण रसायन होता है जिसे पामेटिक अम्ल कहते हैं। चिवरा घी में क्या होता है एक रसायन होता है जो जिसका क्या नाम है पामेटिक अम्ल। तो आपको इसको याद रखने हैं, परीक्षा में आपको पूछ सकते हैं। यह रसायन विभिन्न औषधियों तथा सौंदर्यवर्धक रसायनों का बनाने में काम आता है। तो ये जो रसायन है वो क्या करता है कि औषधि और सौंदर्यवर्धक रसायन बनाने में क्या करता है काम आता है। यानी कि जो भी क्रीम वगैरह हो गया उसको बनाने में काम आ जाता है और औषधि यानी कि दवाई बनाने में यह जो रसायन वो काम आता है। यानी कि ये जो घी है इसको उपयोग में लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में जब यह वृक्ष अच्छी तरह से पुष्पित हो जाता है तब इसके सफ़ेद फूल मधुमक्खियों के प्रयोग आकर्षण केंद्र होते हैं। अब जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है और ये जो इस वृक्ष में अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं फूल आ जाते हैं, तो ये इसके जो सफ़ेद फूल हैं वो मधुमक्खियों के प्रमुख आकर्षण केंद्र होते हैं। यानी कि मधुमक्खी जो है इसमें जा कर के उसका रस जो है चूसती है। और यही कारण है कि पिथौरागढ़ और नेपाल के पास के इलाकों में जहाँ चिवरा वृक्ष अधिक होते हैं शुद्ध एवं सुस्वादु शहद हमेशा उपलब्ध होता है। यानी कि इसमें बताते हैं कि वहाँ के जो इलाके हैं जहाँ चिवरा वृक्ष अधिक पाया जाता है, जैसे नेपाल के पास के इलाके हो गया, पिथौरागढ़ के पास के इलाके हो गया, तो वहाँ पर क्या हो जाता है शुद्ध और स्वाद सहित मतलब अच्छा स्वाद वाला शहद जो है हमेशा उपलब्ध होता है। अब
कैसे उपलब्ध होता है, तो जब अक्टूबर नवंबर का महीना होता है तो इस वृक्ष में जो है पूरी तरह से फूल आ जा रहता है, और इसके जो फूल हैं वो कौन से कलर के रहते हैं, सफ़ेद रंग के रहते हैं। तो ये जो मधुमक्खियाँ हैं वो उस फूल पर जो है जा कर के उसका रस जो है चूसती है। तो इस कारण से जो है वहाँ के इलाके हैं, जैसे कि पिथौरागढ़ हो गया, नेपाल के पास के इलाके, जहाँ पर ये जो चिवरा वृक्ष पाया जाता है, तो वहाँ से शुद्ध रूप से शहद प्राप्त हो जाता है। यदि मधुमक्खी पालन गृहों में वो इन्हीं वृक्ष के पास रखा जाए तो शहद सुगमता से मिल जाएगा। तो इसमें बताते हैं कि यदि जो मधुमक्खी पालन जो गृह होते हैं, जहाँ पर मधुमक्खियों का पालन किया जाता है, तो यदि इस वृक्षों के पास उनको रखा जाए तो शहद जो है बड़ी ही आसानी से हमको मिल जाएगा। अब परंतु इसके लिए बाकायदा वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे। इसमें बताया गया है कि जहाँ जहाँ मधुमक्खी पालन करते हैं, यदि उनका पालन जो है चिवरा वृक्ष के पास कर दिया जाए तो शहद जो है बड़ी ही आसानी से हमको प्राप्त हो जाएगा। और इसका जो पालन है वो बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, तभी हमको अच्छे से शहद प्राप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। जब ये चिवरा वृक्ष पुष्पित होते हैं तब स्थानीय लोग इन पर चढ़कर बड़ी सावधानी से डाली को हिलाकर पुष्पों का रस बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। अब जब ये चिवरा वृक्ष जो पुष्पित हो जाता है, यानी कि इसके जो फूल है वो हो जाते हैं, तब ये यहाँ के स्थानीय लोग यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग इस पेड़ पर जो है सावधानी से चढ़कर उसकी डाली को हिलाते हैं और जो फूल का रस है, फूलों का रस, वो बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और इसे छान व उबालकर गुड़ प्राप्त कर लेते हैं। अब गुड़ कैसे प्राप्त होता है तो आपको इसको याद रखना है। तो ये लोग क्या करते हैं, जब इसका चिवरा वृक्ष का फूल जो है आ जाता है तो ये स्थानीय लोग यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग इस पेड़ पर बड़ी ही सावधानी से चढ़ते हैं और उसकी डाली को हिलाकर क्या कर लेते हैं, फूलों का रस जो है बर्तन में इकट्ठा करके इसे छान लेते हैं और उसको उबाल कर क्या कर लेते हैं, गुड़ को प्राप्त कर लेते हैं। और यह गुड़ देखने खाने में बिल्कुल गन्ने के रस से बने गुड़ जैसा दिखता है। अब गुड़ किससे बनता है भाई, तो इसको आप सभी लोग जानते हैं कि गन्ने से ही गुड़ और शक्कर बनाई जाती है। तो ये जो गुड़ है यानी कि जो चिवरा वृक्ष से जो प्राप्त गुड़ है वो कैसा दिखता है, जो गन्ने के रस के से बने गुड़ के समान ही दिखता है। लोग इसे औषधि के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं, यानी कि जो गुड़ प्राप्त होता है उसको दवाई के रूप में भी वहाँ के लोग यानी कि वहाँ के स्थानीय लोग इसका प्रयोग करते हैं। फलों के रस से बना यह अनोखा गुड़ नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है। अब ये जो गुड़ है वो किससे बना होता है, फूलों के रस से, सॉरी मैंने फलों बोल दिया था, तो फूलों के रस से ये जो गुड़ है वो बना होता है। और ये कहाँ कहाँ मिल जाता है आपको, नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में मिल सकता है जहाँ चिवरा वृक्ष अत्यधिक होते हैं। अब जो हमारा जो हम लोग जो गुड़ खाते हैं वो किससे बना होता है, वो गन्ने से बना होता है। लेकिन आप लोग जब उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर चले जाओगे और जहाँ पर चिवरा वृक्ष पाया जाएगा तो वहाँ पर आपको गुड़ कहाँ से मिलेगा, तो ये जो चिवरा वृक्ष है उसके फूलों के रस से आपको गुड़ मिल जाएगा। तो आपको इसको याद रखना है। और ये जो चिवरा वृक्ष है वो कहाँ कहाँ मिल जाता है, नेपाल और पिथौरागढ़ के उन्हीं इलाकों में पाया जाता है जहाँ पर चिवरा वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि इसका जितना उत्पादन होता है वह सब स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है। यानी कि जितना भी गुड़, जितना भी घी प्राप्त होता है और जितना भी शहद प्राप्त होता है वो स्थानीय स्तर पर ही खप जाता है, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोग ही इसका पूरी तरह से उपयोग कर लेते हैं। ये लोग बाहर उनको बेचते नहीं हैं। हाँ, तुम चाहो तो वहाँ जाकर इस अनोखे वृक्ष के घी, गुड़ और शहद का लुत्फ़ उठा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि वहाँ जाकर आप यदि इस वृक्ष को देखना चाहते हैं तो आप लोग जा सकते हैं और इस वृक्ष से प्राप्त घी, गुड़ और शहद का लुत्फ़ उठा सकते हैं, यानी कि आप इसका स्वाद जो है चख सकते हैं। वैज्ञानिकों को इस वृक्ष की ऐसी पौध तैयार करनी चाहिए जिससे यह अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त मात्रा में उगाया जा सके। अब इसमें बताते हैं कि वैज्ञानिकों को एक ऐसा वृक्ष, एक पौध तैयार करना चाहिए जिससे इनको, इस वृक्ष को, चिवरा वृक्ष को अन्य इलाकों में भी लगाया जा सके और उनके लिए भी अनुकूल जो जलवायु है, अनुकूलित जलवायु वो प्राप्त हो सके। तो वैज्ञानिकों को क्या करना चाहिए,
कि इसके छोटे छोटे पौधे तैयार करने चाहिए और ताकि इनको अन्य क्षेत्रों में भी लगाया जा सके, इनको उगाया जा सके और इसका बड़े पैमाने पर भरपूर लाभ प्राप्त किया जा सके। तो इस प्रकार से यह जो पाठ था, घी गुड़ और शहद देने वाला पाठ वृक्ष, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत